पत्नी चले गई, उनके साथ फोटो खिंचाएंगे, कितनी सुंदर लड़की है। जब उसने आवाज निकाली उसने कहा मैं तो फलानी पोजीशन में हूँ। अब इसमें क्या था कि मेरे पास एक चरित्र मेरे पास एक उस समय में था। आपने जसवंतगढ़ सुना होगा, हाँ जी, अरुणाचल में। हाँ जी। तो वहाँ तो जो भी नहीं वहाँ तो आप सेवा किए ना। नहीं वही मैं बात, बच्चों को समय कम दिया, जैसे एक आम वाला कम नहीं एक्चुअली में बच्चों को परिवार सोचते कि जब रिटायरमेंट आएंगे तब हमको समय देंगे। तो रात को एक लड़का है ऊपर से लाइन से दौड़, बोले साहब खड़ा उठो, क्या हो गया? बोले सर बैरिक लड़का बोल, मैं गया ऊपर तो सारे कुछ सीनियर हवलदार लड़के बाहर क्या करें, बरामदे में चैन खत्म करे, बाहर बर्फ तो काफी लगी हुई थी, बर्फ जम गई थी काफी। वो क्या हुआ, बोले साहब सांस लेने में दिक्कत हो गई, बच्चे कम ऑक्सीजन, अब यार कोई मरता, अब 2 दिन थोड़ा ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक लंबे समय तक सेना में सेवा दी है। सेना से रिटायरमेंट के बाद वो साहित्य और संस्कृति को जी रहे हैं। उनका नाम है बलबीर सिंह राणा अडिग। अडिग तो उनके नाम पे फिट बैठता है ना, क्योंकि मिलिट्री से रिटायरमेंट हुए तो वो अडिग ही रहते हैं। मैंने उनको 10 बजे बोला तो 10 बजे पहुंच गए। तो ऐसे बलबीर सिंह राणा अडिग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आपसे सिर्फ इस चीज को समझना चाह रहा हूँ कि आमतौर पर जितने भी मिलिट्री के लोग रहते हैं साहित्य और संस्कृति में कम रुचि रहती, मतलब ऑडियंस तो बहुत अच्छे रहते हैं वो दर्शक, लेकिन उसमें डूबना, उसके लिए काम करना शायद मुझे लगता है कि कम रुचि रहती है। नमस्कार पंचोली जी, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका उत्तराखंड टाइम का जी। और आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, इसका मैं आभारी रहूँगा। और जैसे कि आपने सवाल किया कि सेना में रहते हुए आप साहित्य और संस्कृति से कैसे जुड़े, तो ये इसको मैं अपनी एक जन्म थाती के प्रति, यानी जो हमारी माटी है उसके प्रति अपना प्रेम तो सभी का होता है, लेकिन जो मेरा प्रेम था कि अपनी चीज़ों को हमेशा अपने साथ रखना, उसी की परिणति है। और मैंने जितना भी टाइम 30 साल मैंने फौज में नौकरी की है, तो उस दौरान मैंने हमेशा अपने लोगों को, अपने साहित्य को, अपने गीत, अपने लोग को अपने साथ हमेशा रखा। जहाँ जहाँ भी रहा अपने लोग अपने साथ रखा। और लोग, ठीक आपका कहना सही था कि आर्मी वाले लोग एक अच्छे, यानी ऑडियंस तो अच्छी होती है, लेकिन काम करने तो चलो वो सबका अपना परसेप्शन है। और ये कुछ मेरे पिताजी की देन भी है कि उन्होंने मेरे को इससे जोड़ के रखा। बचपन से ही वो एक अच्छे लोग के एक अच्छे मर्मज्ञ थे। और तो वहाँ तो बहुत मनोरंजन करते थे आप, वहाँ भी तो एक हाँ, वहाँ भी बस चलता रहा। और आपको बता दूं कि जब हम स्कूल टाइम में थे, अच्छा, तो हमारे महिपाल स्नेही जी आकाशवाणी के कलाकार हैं, हमारे गुरुजी थे। अच्छा, तो हमने उस समय सैल सुमन क्लब गोपेश्वर से उनका एक सांस्कृतिक क्लब था, तो उसमें भी हमने काम किया। अच्छा, और कुछ दिन साक्षरता अभियान में भी रहे, और फिर उत्तराखंड आंदोलन में भी रहे, कुछ दिन वहाँ भी रहे। तब आपकी नौकरी नहीं लगी थी? नहीं, तब तो वही बचपना था, 15 से 18 के बीच। 18 में तो मैं चले जाता सेना में। क्या बात है। अच्छा, तो यार कि अंडर 50 से भी आप रिटायर हो गए? हाँ, मतलब ये था कि जो कहते हैं कि एक बार जब गढ़वाली में कहते हैं कि एक जो बेल होती है लगुली जब हाथ देती है, नहीं गढ़वाली में बोलो। हाँ, लगुली जब हाथ देंदी तो वो तो एक ठंगरो शायद। क्या बात है कि नहीं? अब वो ठंगरा मिल क्या करे कि अपने लोग की जो हमारी लोक संस्कृति है उसका ठंगरा पकड़ा मैंने, लोक साहित्य का अपना ठंगरा पकड़ा। स्कूल के दौरान और नहीं, जब आप सेना में रहे ना, वहाँ भी तो आप कुछ करते होंगे तब? हाँ, वहाँ तो एक वहाँ प्रोफेशनल ड्यूटी अलग होती है। एक्चुअली मैं सेना में बहुत लंबी यात्रा है मेरी सेना की। और अगर मैं आज की बात अपने मुँह से कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरे गढ़वाल राइफल में, मेरी यूनिट 14 गढ़वाल में मेरे प्रोफाइल के बारे में जान सकते हो कि मेरा जो प्रोफेशनली एक जो मैंने अपने अचीवमेंट किया वहाँ पे, बेसिक में लंबे काल मतलब 7 साल सर्विस में इंस्ट्रक्टर हूँ, उस्ताद हूँ। तो मेरे 4-5 कोर्सेज हैं, उसमें मेरे इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग है, बेस्ट स्टूडेंट मैं अपने स्कूलों का रहा हूँ। तो वहाँ पे वो जो प्रोफेशनल कंपिटेंट था एक तरफ से कि अपने आर्मी के एजुकेशन लोगों को देनी, साथ साथ में मैंने, क्योंकि हम पूरे क्या गढ़वाली हैं, सब गांव के हैं, पूरे गढ़वाल अपन में प्योर गढ़वाली बोलते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे ये नहीं लगा कि मैं गाँव से बाहर हूँ, तो जो भी हमारे बोलते हैं, हाँ वो बिल्कुल बराबर। अच्छा, है कि नहीं? तो वो नहीं तो हमारे गढ़वाल राइफल में लोग ज़्यादा हिंदी में बात करते हैं, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो हिंदी है,
लेकिन हमारे बोल विचार उठन बैठन सब क्या अपने घरवाली में, तो मैं गीत हो गया, बाता हो कभी गया। कभी करते थे मनोरंजन? हाँ हाँ, बहुत कुछ मनोरंजन ही उसमें, हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते थे, अलग अलग फंक्शन अच्छा। होते हैं, उसमें काम तो करते लोग उधर ही बात करते थे, जब सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे तो फीमेल आर्टिस्ट कहाँ से ढूंढते थे आप? फीमेल तो फीमेल तो फौज में पता क्या होता था, अच्छा। फौज में जो लड़के ठीक ठाक है, नए लड़के हैं, उन्हीं को हम साड़ी चूड़ी चंबल हाँ, लगा साड़ी सूड़ी और अपने पिछोड़ी वगैरह और अपना गढ़वाल का वो साफा वगैरह पहना करके और उन्हीं को लड़के बना देते थे, अच्छा। है कि नहीं। तो वो कई दूरस्थ इलाकों में होता था, जैसे आज नीचे हम पीस में होते थे, तो वहाँ भी ये होता था। वो एक अपने अंदर का ही अपना एक सैनिक मनोरंजन जो होता है, क्योंकि सैनिक ड्यूटी तो है, लेकिन जो संगीत और साहित्य वो इंसान के जीवन से जुड़ा होता है, तो वहाँ भी बराबर क्या है ये सब चलता है। मैंने एक बार देखा ना मिलिट्री का प्रोग्राम, तो अच्छा। वो एसएसबी का प्रोग्राम था, वो अच्छा, एक अच्छा। लड़का जो लड़की बनी हुई हाँ थी। हाँ हाँ, तो जो एसएसबी के जो ऑफिसर थे ना, उनकी पत्नी चले गई उनके साथ फोटो खिंचाने, कितनी सुंदर लड़की है। सुंदर लड़कियां हैं। जब उसने आवाज निकाली, उसने कहा मैं तो फलानी पोजीशन में हूँ। ऐसे एक बार मेरे कुछ मैं अयोध्या में थी मेरी पोस्टिंग, तो मेरा अच्छा। बेटा सत्यनारायण उस समय छोटा था, वो अच्छा। 8-10 साल का होगा। तो लड़की जो लड़का हमने लड़की बना रखी थी बड़े, तो वो बोले ये आंटी कितनी अच्छी है, लेकिन वो आंटी आंटी करके साथ चालने बैठ के, छोटा बच्चा है, लेकिन बाद में उसे बोला आंटी ने मैं आंटा हूँ मैं अंकल हूँ। चलो, है कि नहीं। तो आप गाते होंगे वहाँ फिर? हाँ, गाते भी थे, और बेसिकली लड़कों को जैसे ड्रामा वगैरह कराना है, कोई पूरा डायरेक्शन करना। हाँ, कंटेंट, हाँ, डायरेक्टिंग भी करते थे, ज्यादातर डायरेक्टिंग के काम आ रहा तो था। गढ़वाल राइफल में रॉयल, क्या बोल, रॉयल वाली? हाँ, रॉयल गढ़वाल हमारी। अच्छा। इसकी कहानी क्या है कि जो हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में जो गढ़वालियों की एक अचीवमेंट रही पूरे विश्व में, इंडियन जो फौज थी उस समय, अच्छा। ब्रिटिश आर्मी में, तो केवल ब्रिटिश आर्मी में 2 ही को रॉयल बनाया, एक रॉयल गोरखा, एक रॉयल गढ़वाल। तो जो हमारी सेकंड गढ़वाल को रॉयल बनाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा यार कि भाई तुम अच्छा, सेकंड गढ़वाल राइफल में आपको रॉयल पोजीशन? हाँ, रॉयल उन्होंने अचीवमेंट की, तो उस समय की, उसके बाद तो नया चेंजमेंट हुआ है 1887 जब हमारी रेजिमेंट अलग हुई, लेकिन पहले हम क्या मिक्सअप होते थे, इसके साथ गोरखों के साथ मिक्सअप होते थे। अच्छा अच्छा। तो जब अलग हुए, अलग रेजिमेंट, हमारे बीर बलभद्र सिंह नेगी का नाम आपने सुना होगा, हाँ, वो जी। वायसराज के एडीसी रहे हैं। जी, जी, जी। तो उन्हीं के नाम से कहते हैं कि आज भी, अभी जोशी जी ने, हमारे देवी जोशी जी ने अपनी जो शोध ग्रंथ निकाला, तो उनमें एक गढ़वालियों की कैसी पहचान, एक सैनिक द्वारा गढ़वाल की पहचान हुई है। हाँ। क्योंकि उससे पहले जो गोरखे थे, तो ये खुरबा की लड़ाई में जब गोरखे हारे, तो उन्होंने कहा यार बहुत बहादुर, उनको लोहे की चने सब आए थे, हाँ। तो उन्होंने कहा यार ये बहुत बहादुर कौम है, अभी इनकी फौज बनानी चाहिए, तो अंग्रेजों ने बनाई। लेकिन उस समय ये कहते हैं कि उस समय वो गोरखा गढ़वाल में फर्क नहीं कर रहे थे, उससे पहले हमारे यहाँ गोरखे आती थी। ओहो, हाँ हाँ हाँ। तो तब गढ़वालियों की गोरखों के साथ भर्ती होती थी, ठीक है, पंजाब फ्रेंड, वो बंगाल फ्रेंटर के नाम से होती थी वो, और उनके साथ रहते थे। अब उसके बाद जब बलभद्र सिंह नेगी जी उनके एडीसी बने, तो बहुत टैलेंट आदमी हाँ, और इतने बड़े हाँ, रहे, तो फिर उन्होंने कहा भी कि साहब हमारी गढ़वाली, बोले तुम गढ़वाली अलग हो क्या, बोले हमारे गढ़वाली की अलग फौज बनाओ। तब जाके उन्होंने गढ़वाल राइफल की क्या की, वायसराय ने गढ़वाल राइफल को अलग रेजिमेंट बनाने का क्या क्या प्रस्ताव रखा। चलो, आज तो वो बात, अब बाद में, आप मिलिट्री की बहुत लंबी चौड़ी, हाँ, वो है। और आज तो हमारे पास आपकी कहानी संग्रह भी है, विदय, विदय, और ये बहुत चर्चा में है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा और जानना चाहिए कि वहाँ मिलिट्री में रह करके आपने कुछ लिखा भी तो होगा, जिसको आपने लोगों का मनोरंजन किया होगा, कविता लिखी होगी, कहानी लिखी। हाँ, कविता कहानी बहुत लिखी हुई है, और अगर मेरी कविता और कहानी में आप देखोगे, अच्छा, तो इसमें अपना लोग तो है ही, लेकिन इसमें ये सैनिक पृष्ठभूमि की इन कहानियों को भी और मेरी कविताओं को भी उसमें ज़्यादा देख सकते हैं। हिंदी में जितने भी मेरी कविताएं या हम अपनी कविताएं पढ़ते हैं, तो एक वीर रस के रूप में क्या है, कविता पाठ ही होता है। और मेरे से पहले सरहद से अनहद एक हिंदी काव्य संग्रह निकली है, उसका विमोचन 2022 में हुआ था आपकी? मेरी सरहद से अनहद। तो सरहद से अनहद जो है कि सरहद में रहते हुए किस प्रकार से मैंने अपने देश का अनहद देखा, है कि नहीं, तो उसमें सारी देशभक्ति कविताएं हैं, और अपने लोक की भी कविताएं उसमें काफी हैं। तो ये क्या है, भावांजलि और अंजुरी? भावांजलि अंजुरी ये हमारी किताबों के नाम है, और ये काव्य संकलन? हाँ, काव्य संकलन है ये एक्चुअल में, ये मेरी इंडिविजुअल की नहीं, हमारे संयुक्त है ये। तो संयुक्त तो मैंने इसमें कमी लिखी है, इसमें कम से कम 10 से 12, हाँ, कुछ लोगों के मिलकर संग्रह है, मतलब संग्रह है। अच्छा अच्छा, संग्रह है। और खुले डंडयाल जो है वो मेरी अपनी गढ़वाली किताब 2000 मैंने ये 2014 में ये पब्लिश की थी।
अच्छा, तो अडिग क्यों लिखा आपने पीछे पर? हाँ, इसका भी बड़ा राज है। जो ये हमारे भावंजलि के जो हमारे संपादक हैं सुरेश चौधरी इंदू जी, ये कलकत्ता से हैं। अच्छा। और हिंदी और संस्कृत में बहुत मर्मज्ञ क्या है, विद्वान है। तो तब हम ब्लॉगर से जुड़े थे पहले। अच्छा। तो ब्लॉगर से जुड़े तो रचनाओं का आदान प्रदान होने लगा। तो जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था तो उस समय मैंने एक तब आप रिटायर हो चुके थे? ना, रिटायर में अभी हुआ, रिटायर भी अभी साल हुआ मैं। अच्छा, दिसंबर में हुआ मैं, दिसंबर 31 दिसंबर को हुआ इस साल। अच्छा, 30 साल तब नहीं हुआ हम रिटायर, है कि नहीं। तब मैं आर्मी के अंदर ही था। तो उस समय सोशल मीडिया वगैरह चलाते थे, उसको क्या फेसबुक वगैरह 2019 में जब ज़्यादा कुछ गड़बड़ होने लग गया तब गवर्नमेंट ने बंद किया था। और 2020 से 19 से लेकर अभी परसों ये 2024 दिसंबर तक में सोशल मीडिया में नहीं रहा। क्योंकि जो प्रोटोकॉल था पहले तो भाई अपना ड्यूटी है अपना आदेश है सेना का, अब एक सैनिक को आदेश तो मानना पड़ेगा। अच्छा। है कि नहीं। तो इसलिए वो उसमें बीच में रहा। लेकिन उससे पहले हम जब सोशल मीडिया 2010 से जुड़े रहे तो ब्लॉगर सबसे पहले जुड़े। तो वो कविता मैंने लिखी थी उस समय। तो वो कविता क्या हुआ कि इन्होंने अपने संग्रह में उसको छापा। अच्छा। तो उन्होंने बोले जब उनका आज शिक्षा की बारी है कि शिक्षा लिखो भाई, इसमें एजुकेशन लिखो। अच्छा। मेरे बोल भाई 10 पास, क्या बात करो यार, आप यहाँ पे पीएचडी वालों के साथ छप रहो और यहाँ पे सब प्रोफेसर है वो है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इनसे आपकी रचना इनसे तो क्या है आगे जा रही है, जो मेरा आंकलन बता रहा है। नहीं नहीं गुरु जी, नहीं बोलता आप अटेंगे भाई, आप उस हिमालय पे डटे हो। उस समय मैं कहा था नौगाम सेक्टर में था, 15,000 फीट पे था मैं उस समय वहाँ पे। अच्छा, है कि नहीं। तो उन्होंने बोला आप अडिग हो? हाँ, तो बोला आज से ये नाम गुरुजी का याद रखना। आपका नाम मैंने बलवीराना अडिग रख दिया। मैंने गुरुजी ये आपका प्रसाद है और उनके बराबर संपर्क। क्या कहानी है। अच्छा, गजब की कहानी बना। तो मेरे एक्चुअली उस समय मेरे को ज्यादा अडिग शब्द का ज्यादा पता भी नहीं था, लेकिन बाद में सच क्या हाँ यार ये तो, क्योंकि मैं थोड़ा अब उस मामले में आप अगर बाद में समाज में अडिग मतलब निश्चय कर दिया। हाँ, मतलब जो बोल दिया तो बोल दिया, उसमें हिलने वाली बात नहीं है। और अभी भी मतलब जो एक थोड़ा मेरे आचरण के साथ भी खपा, वहाँ भी पलटन में खपा, फौज में भी, कि कोई बात मैंने बोल दी तो बोल दी, चाहे उसमें ऑफिसर हो चाहे कोई हो सीनियर। भाई जो सच्चा है तो सही है, जो मेरे विवेक ने बोला ये बलवीर सही है तो उसमें मैं फॉलो करता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ। तो मिलिट्री के लोग वैसे करते हैं, करते ही वही है। हाँ, मिलिट्री के लोग हमारी आदतें होती हैं वैसी होती हैं, लेकिन मैंने सामाजिक जीवन में भी इसको क्या रखा, बरकरार रखा। क्या बात है। तो ये इतनी आपने इस सेवा के दौरान भी आपने काफी कुछ लिखा है? जी सर, जितने भी अभी तक लिखा मैंने पूरे मेरी सेवा। ज्यादा कविता है या कहानी है? ज्यादा कविताएं हैं। एक कविता सुना सकते हैं आप हमारे दर्शकों? कविता में मैं आपको किताब दे सकता हूँ, मोबाइल में आप देख सकते हैं। मैं अभी की कविता आपको, अच्छा वो ये वाले सुनाऊंगा मैं। कौन सी वाले? हिंदी घर वाले सुनाऊंगा, हिंदी में सुनाऊंगा, जो भी आप सुनाए। ये कविता मेरी अपने सेना के लिए और अपने घरवाली सैनिकों के लिए डेडिकेट है। अच्छा, तो ये हिंदी में ही इसका मैंने घरवाली अनुवाद भी है इसका। कोई नहीं, हिंदी में सुना जी। जीवन का नेह निचोड़ गीत मातृभूमि के गाता है, तिरंगे वसन का प्रेमी वह शौर्य विजय की गाथा है। जीवन का नेह निचोड़ गीत मातृभूमि के गाता है, तिरंगे वसन का प्रेमी वह शौर्य विजय की गाता है। मौन क्षितिज चारों दिशाओं पर पूरा हिंदुस्तान है, भारत की शान है जो वीर गढ़वाली जवान है। क्या भारत की शान है वो वीर गढ़वाली जवान है। 52 गढ़ों की गढ़भूमि से जब कोई कंचन निकलता है, असाध्य सैन्य साधना में कालों डांडा लहसीडौन तपता है, निकलता फिर देश विदेश में शौर्य अपना दिखाने को, प्रथम हर समर हर युद्ध भूमि में छाप अपनी छोड़ता है। क्या बात है। 52 गढ़ों की गढ़भूमि से जब कोई कंचन निकलता है, असाध्य सैन्य साधना में तप कर कालों डांडा तपता है, निकलता फिर देश विदेश को शौर्य अपने दिखाने को, हर समर हर युद्ध भूमि में छाप अपनी छोड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध से आज तक, प्रथम विश्व युद्ध से आज तक गढ़े उसने कई प्रतिमान हैं, वीर गढ़वाली जवान है जो भारत माँ की शान है जो वीर गढ़वाली जवान है। क्या बात है। क्या बात है, थैंक यू। और अब थोड़ा और आपकी साहित्य यात्रा पे बात करेंगे कि जो ये कहानी है, मुझे लगता है कि इस कहानी में सारी कहानियां मिलिट्री पृष्ठभूमि के। विदाई क्या है, ये शादी की विदाई? अच्छा, मैं अब इस कहानी संग्रह में बात करूंगा सर। ये कहानी संग्रह, ये लगभग इससे सारे कहानी पहले हिंदी में मिली पैंतरा हैं, और उस पर आप बाद में सवाल पूछ सकते हैं कि आपने गढ़वाली क्यों चुना। अच्छा,
ये कहानियाँ जो कहानियाँ इसके अंदर हैं, आधा मतलब ये हमारी, आधा कहानियाँ हमारे लोग की, जो लोग हमने बचपन से जिया है। अच्छा। हमारे गाँव गुठियार, हाँ इतनी मरोड़ा, बल्द, भैंस, कक्की, बॉडी, चाची, ताई, जो हमारे लोग की कुछ विपदाएं हैं, कुछ संपदाएं हैं, उस लोक में, इस कहानी संग्रह में 18 कहानियां इसमें, और कुछ कहानियां सैन्य पृष्ठभूमि की है। अगर इसमें बनाओ तो मैं 4 या 5 कहानियां सैन्य पृष्ठभूमि की, बहुत अगर उसको आप कोई ढंग से उसको समझे, अगर कोई मेरे फौज पड़ेगा तो बोलते ये मेरी कहानी, सभी की कहानी। तो अच्छा। पूरा सैनिक जीवन है उसमें। अच्छा। अच्छा, जो ये आपने सवाल किया कि विदाई, हाँ, जो शीर्षक है, विदाई, विदाई शीर्षक आपने क्यों चुना? और जैसे आप देखते हैं आज की डेट पे हमारा बाजारवादी समाज हो गया, भौतिकवादी समाज है, और सुख 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 दुमा हर कोई अभी उसी को, मतलब वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लोग गांव छोड़ के कहाँ गए, नीचे आ गए। पहले आप देखते होंगे गांव में हवलदार सुबेदार गांव के सेठ होते थे, लोग मोह मदद करते अच्छे रहते। लेकिन देहरादून की इतने बड़े बिल्डिंग के बीच उसकी कहाँ पे साथ है, वो भी आपको देखने को दिख रहा होगा। मतलब क्योंकि मानदेय में हम उतने सक्षम नहीं होते। हाँ, किसी ठीक आदमी इन्वेस्टमेंट किया होगा या घर में आके और काम किया तब जाके थोड़ा आगे बढ़े, नहीं तो एक पेंशन में ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। तो लास्ट में हमारे पास क्या होता है, विकल्प क्या होता है, फिर दूसरी नौकरी का। हाँ, होता है हाँ। कि भाई 50 साल लगभग, अगर जैसे मैं अभी आया हूँ 30 साल में, तो मैं ऑर्डिनरी सुबेदार मेजर रिटायर आया हूँ, 30 साल में नौकरी कर रहा है। सुबेदार मेजर तो पूरी नौकरी करता तो 32 साल में आता है, 33 में आता है। हाँ। तो उस समय उम्र का पड़ाव क्या होता है, 50-51 बाउंड का होता है। हाँ। अब ये उम्र क्या होती है बच्चों की, घर परिवार की जिम्मेवारी होती है, बच्चे पढ़ने वाले लास्ट पीक पे होते हैं, शादी करना, ब्योह करना, मकान बनाना, सारी चीजें इसमें आती है। बिल्कुल। अब आने के बाद तो आमदनी तो क्या, इस तो पेंशन तो जो आया वो गया। किसी ने मकान बनाया, किसी बच्चे की शादी की, सब अब कहाँ से होगा। अब इसमें क्या था कि मेरे पास एक चरित्र था, चरित्र मेरे पास एक उस समय में था। आपने जसवंतगढ़ सुना होगा, हाँ जी, अरुणाचल में। हाँ जी। नूरानांग, बैटल ऑफ नूरानांग जो लड़ाई लड़ी थी, तो ऊपर शिला टॉप है, ऊपर 15,500 फीट पे है। अच्छा। वहाँ पे नूरानांग एक बेस है। तो वहाँ पे हम बैठे हुए थे, वहाँ पे कुछ काम के लिए मैं ड्यूटी पे था उसमें वहाँ पे। तो एक ऑनरी कैप्टन साहब मिले मेरे को वहाँ पे डीएसी में। वहाँ पे डीएसी यूनिट है। अच्छा। जो हम जाते हैं ना एक बार फौज में रिटायरमेंट के बाद डिफेंसिव स्कोर में क्या करते हैं, जाते दोबारा भर्ती होते हैं। अच्छा। सेकंड कैरियर। तो डीएसी के तो पहले रिटायर थे वो, आर्मी से ऑनरी कैप्टन रिटायर थे, लेकिन वहाँ पे डीएसी में गए थे। तो फिर मैंने उनसे बातचीत की कि साहब आपने ऑनरी कैप्टन भी आप गए, फिर दोबारा ज्वाइन किया। तो उन्होंने, अब वो थे एमपी के। अच्छा। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनी, मैंने कहा तो सबकी कहानी है। 30, 52, 32 मतलब 34, 32, 33 साल नौकरी करने के बाद भी और आदमी उसमें भी सक्षम नहीं हो पा रहा है, फिर दोबारा इतनी अब अच्छा, इसलिए वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि वो सुपर हाइल्टीट्यूड है, 15,000 फीट से ऊपर, जहां पर कि हर मतलब फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी चाहिए। अगर आपने थोड़ा वैसे अनफिट आदमी को भेजते नहीं, अगर भेज दिया तो समझो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। बेसिकली आजकल बीपी शुगर कई चीजें है, बहुत अच्छी फिजिकल फिटनेस चाहिए। दूसरे वहां पर रहने के लिए साहस भी चाहिए आदमी के पास। ऑक्सीजन क्या लेवल क्या होता है, कम होता है, ठंडा तो होते है कि बहुत परेशान होती है। तो फिर वो कहानी मैंने कहा यार ये चल, तो उन्होंने अपनी एक विदाई की कहानी सुनाई थी कि बेटा मैं जब मैं परसों घर से आया तो मेरे बेटे ने मेरे को पूछा तक नहीं, क्योंकि केवल बैग ट्रेन में लग दिया, और तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया वो। अब वो मैंने कहा जोड़ा अपने लोग के साथ जोड़ा। अच्छा। अब क्योंकि मेरे पास भी मेरे करेक्टर जो मेरे अपने साथ के जो पुराने साहब लोग गए हैं रिटायर, उसमें आज सब नौकरी कर रहे हैं, डीएसी में बहुत गए। अब वो विदाई क्या की मैंने, कि वो विदाई मैंने कहाँ से देखी कि बचपन में जब एक दिन जब मैं पहली बार फौज से वापस, मेरे को पहली बार इंटरव्यू हुई, उस दिन कैसी विदाई हुई। उसके बाद गांव से कैसी विदाई होती, जबकि पूरा गांव क्या होता था, साथ में होता था। एक विदाई का सीन हुआ है। अच्छा। दूसरा विदाई का सीन है कि भाई बाजार में आ गया, किराए वाले क्वार्टर में रह रहा है या कहीं सेपरेट क्वार्टर, सरकारी क्वार्टर में रह रहा है। अब उस समय बच्चे या परिवार जो उसका एक छोटा सा फैमिली हो तो कैसी विदाई करता है। अच्छा, उसके बाद तीसरी विदाई का सीन है कि जब फौज से एक सैनिक जो है सम्मान नौकरी करके, यानी जिसको मैं बोलता हूँ सुरक्षित सफलता। भाई इसमें दो चीजें पंचोली जी, मैंने विप्रति दी है कि वो भगवान साहब जो गौर बॉडी है कि नहीं, और वो महाभज्ञानी, वो महासौभाग्यशाली जो देश के लिए खप गए। हाँ बिल्कुल, जो हमेशा के लिए क्या हो गए, चिरकाल हो गए। बिल्कुल। तो हम भी उसे भगवान में शामिल है। तो जब विदाई एक बार फौज से कैसी विदाई, भव्य विदाई होती है, उसका सीन में आपको मिलेगा। और जब एक बार जब बंदा
पेंशन आता है उसको दोबारा मौजूद घर की परिस्थिति को देखते हुए दोबारा कुछ आमदनी के लिए दोबारा दूसरी नौकरी के लिए जाना पड़ता है। तो वो असली विदाई का सीन इसमें है कि वो आपको इस आजकल के जो परिवेश है बच्चों या जो हमारा एक बाजारी या हम पाश्चात्य परिवेश का जो छाप पड़ी हुई है उस आखिरी सीन में आपको मिलेगा इसमें। क्या बात है। तो ये थैंक यू। और आपने जिस तरह से बताया मुझे लगता है कि जो इसको पढ़ेगा विदाई उसके आंसू एक बार जरूर आएगी। बिल्कुल सर, अगर इसमें मुझे लगता है कि मार्मिक पुट ज्यादा लगता है। ये धार में भी छपी हुई थी तो इसके लिए मेरे को चिट्ठी भी आई थी लोगों की, यार हमारे फलाने की कहानी आप वो मैंने पढ़ी थी धार में, इसलिए मैंने इस पर जिक्र किया कि आपके मुंह से हमारे दर्शक सुने। चलो और मुझे लगता है कि अधिकांश आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो अधिकांश साहित्य है, वो मिलिट्री से के बैकग्राउंड इर्द गिर्द घूमता है। ऐसा कोई आपने सेना से छोड़कर कोई अतिरिक्त कोई साहित्य की रचना की है? हाँ, साहित्य की रचना सेना मतलब अगर मैं पहले सेना के बारे में बात करूं तो सेना में जो सेना का साहित्य अलग नहीं होता, साहित्य हमारे ही मतलब दोनों चीजें उसमें क्या होती है शामिल होती है। सेना का तो खैर जो ऑफिशियल जो हमारे जो ट्रेनिंग प्रेसीज होते हैं या जो हमारा ट्रेनिंग नोट्स होता है वो अलग चीज है, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा है। ठीक है, तो समाज से निकले हुए लोग। हाँ, तो बाकी जैसे मैंने जब मैं एनआईसी में कमांडो रहा हूँ, वहाँ पे कमांडो इंस्ट्रक्टर रहा हूँ मैं एनआईसी में। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने कमांडो प्रेसी लिखी थी मैंने पहली बार। अच्छा। मतलब सेना के लिए। और बाकी अभी मैं जो हमारे सेना के ट्रेनिंग के काफ़ी जो प्रेसीज निकलते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मेंबर भी रहा हूँ और अपने लेख अनुभव और जो स्ट्रेटजीज जो वो निकलते हैं नोटिफिकेशन निकलते हैं उसमें काम किया। कितनी किताबें आ गई होगी? और पहला दस्तावेज या पहली किताब कौन सी है? पहली किताब मेरी खुद यादगार वाली किताब थी, कविता संग्रह। अच्छा। और तब कितनी किताबें आ गई? और अब की बार जो मेरी पर्सनल ये अभी ये चौथी किताब निकल गई है और आज 10 से 12 से ऊपर लगभग मेरे संयुक्त जो संकलन है जिसमें कि गढ़वाली भी हैं और हिंदी भी हैं, जिसमें कि मेरी कहानियों का संकलन और उनके साथ, क्योंकि बीच में एक ट्रेंड चला कि नहीं लोगों ने क्या किया संयुक्त साझा संकलन बनाते हैं। हाँ, तो ऐसे साझा संकलन क्या है 10-12 से ऊपर हो गए। और अभी मेरी 5 किताबें अभी छपने के लिए लगभग रेडी हैं। 5 किताबें। अच्छा। उसमें एक कहानी संग्रह होगा, एक संस्मरण है और 2 हिंदी कविता संग्रह, एक 2 गढ़वाली कविता संग्रह है और एक हिंदी कविता संग्रह है जो आने वाला है। तो लगभग मेरे को जहां तक लगता है कि इस साल तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल तक क्या हो जाए। डॉक्यूमेंट में भाई केवल फाइनल प्रूफ लगाना प्रेस में। तो क्या सोच रखा आपने इतना दिन किताब निकाल दी? अब ये नहीं ना जब मेरे पास मैटर है कि नहीं। अब समाज बल्कि मेरे ब्लॉग में आप देखेंगे मेरे एक सूत्र है कि अगर मेरे बताए हुए शब्द या मेरी बताई हुई चीजें किसी के काम आ जाए, लोगों ने उसमें अमल किया और उसका जीवन सुधर गया, चाहे साहित्य और संस्कृति समाज किसी में भी हो, तो मेरे लिए जीवन का परमार्थ यही चीज है कि मैं कहता हूँ मेरे जो अडिग शब्द जो है किसी के काम आ जाए तो मेरे जीवन का परमार्थ वही है, बाकी कुछ नहीं। तो एक जगह आप अडिग नहीं हो सकते। हाँ वो बात सही। डांट पड़ती होगी कि ये क्या ड्रामा है। वहाँ एक बात तो आपने जो इशारा किया है, डांटने पड़ती है आपको? नहीं पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। मतलब जो आप इशारा कर रहे हैं होता परिवार में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गृहस्थी एक साइड मतलब जो गृहस्थी के जो 2 पहिए हैं वो है तो होते मियाँ बीवी, चाहे कि ना बराबर घिसना बराबर चलना। उसमें कविता बहुत अच्छी कविता भी है, कभी और उसमें सुनाऊंगा हिंदी में भी है कि नहीं। वो अभी ये मिले नहीं, चलो छोड़ है कि नहीं। ठीक है। तो साइकिल के 2 पहिए कैसे होते हैं घर गृहस्थी में, तो मेरे ख्याल से उससे बहुत टाइम सरोज ने मेरे को बहुत टाइम दिया है। किसके लिए? अपने हिस्से की गृहस्थी का टाइम उसने मेरे को दिया है। क्या बात? लगा अब गजर तो होता ही यार, अरे हो जाएगा यार, हो जाएगा है कि नहीं। तो फिर मैं लगा रहता हूँ चलो अपने लैपटॉप में क्या है मुड्डी कैद करके। पति काम ऐसा है ना कि इतने साल तो आप मिलिट्री में रहे, कम समय दिया बच्चों को, अब रिटायरमेंट के बाद वो भी तो चाहते हैं कि हमको समय दे, वो तब तक आप लिखने बैठ जाते हैं। अब उनका तो ठप भी पड़ गया, क्योंकि अब मैंने खुद आदतन हो गए। जैसे फौज में था तो मेरे को बोलता, जैसे आपने भी सवाल किया कि आपको फौज में रहते हुए लिखने का टाइम कैसे मिला। तो वहाँ तो जो भी नहीं लिखने नहीं, वहाँ तो आप सेवा की ना। नहीं वही मैं बात, बच्चों को समय कम दिया, जैसे एक आम वाला कम नहीं एक्चुअली मैं बच्चों को परिवार सोचते कि जब रिटायरमेंट आएंगे तब हमको समय देंगे। बिल्कुल। लेकिन मैंने ये देखा कि आपकी पत्नी की जो सौतन है वो लैपटॉप हो गई। बड़े खतरा आया तो झगड़ा कराओगे मेरे को लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, बताओ। नहीं ऐसा
उनको भी तो होता है, पक्का होता है यार कि थोड़ी मेरे साथ लैपटॉप स्वतंत्र हो गए। मदद करनी चाहिए थी इसको, ताकि मेरे साथ मदद करनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने एक सामंजस्य रखा कि आप विश्वास न करो कभी, या मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें, अब घर की बातें होती, लेकिन मेरे पिताजी का एक सूत्र था अच्छा। कि बेटा जो घर का काम होता ना, वो कोई इंडिविजुअल का नहीं होता, पूरे परिवारजनों का होता है। हाँ। यानी ना, हम जैसा हमारे पहले पुरुष प्रधान समाज है ना, वही ये काम औरत का ही मर्द का है। तो आज तक ये काम नहीं देखी मिली। मेरे बाप ने बोला कि बर्तन मांजना हो तो मांजो, चाहे कपड़े धोना हो, लेकिन चाहे सफाई करनी हो। अब यहाँ आकर वही रहता है। लेकिन जब मैं गाँव में होता था तो गाँव की जो हमारी जो चाची दादी बोलते, मेरे बुआरी को बोलते तेरी बहू आ गई छुट्टी, तो मैं आ जाता काम के टाइम पे। तो गुड़ाई हो, मंडाई हो, भैंस का दूध निकालना हो, गोबर निकालना हो, मैंने गृहस्थी का कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा कि जो कोई बोले कि ये मर्द नहीं कर सकता, ये औरत नहीं कर सकता। आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है शायद। खाना भी अच्छा बनाना आता है मेरे तो इसीलिए खुश हैं वो। को। बिल्कुल सही बात है, खाना भी। अब हम क्या करते हैं, आप इसलिए फटाफट उसके एक आप पकड़ में आ गए। अब वो क्या करेगी, झाड़ पोछा का मैं फटाफट तब तक नाश्ता तैयार कर देता हूँ। तो जो उसका टाइम है वो इस प्रकार से मैनेज करना पड़ता। आपने तो बात सही बात है भाई, कि उसको टाइम देना, उसका उसके हिस्से का टाइम मैंने तो पूरा फौज लेखन का काम तो ऐसा है ना कि अगर किसी बीच में डिस्टर्ब करते तो आपकी कहानी की ना, लिखने में तो ऐसे नहीं बैठता भाई साहब। लिखने में तो जब चाहे रात पूरी खुले, सहने में यही किया मैंने कि जब लोग सब सो जाते थे ना, मैंने केवल अपना आराम का टाइम अपने लिखने के लिए दिया। मैंने अपने प्रोफेशन के लिए, जो मेरा फौजी काम है, जो मेरी ड्यूटी थी एज ए जेशोराम है, प्लाटून कमांडर हम रहे हैं, हवलदार रहे हैं, सेक्शन कमांडर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर मैंने कहा मैं परमानेंट उस्ताद रहा हूँ, है कि नहीं। और इतने वहाँ भी लेखन का काम और ये लैपटॉप वगैरह सिखाना सब फौज का ही काम है मेरे को। अच्छा बताओ, ये पूरा मिलिट्री में भी आपने लेखन का काम जारी रखा और रिटायरमेंट तक, रिटायरमेंट बाद आप फुल लिखने हैं, तो ये एक ऐसा किस्सा जी सर आप आज हमें सुना दीजिए जिसको आप चाहते हैं यार, जो आपकी जिंदगी में ऐसा किस्सा आएगा जिसको आप सुनाना चाहते हैं, जिसको जो कभी नहीं भूल सकते आप। वो तो आता है क्योंकि नहीं आता। अच्छा, आपके जीवन में तो आया होगा फौजी किस्से या घर के किस्सा, जो भी फौजी किस्सा मैंने जो भी फौजी लाइफ में तो किस्से चाहिए, किस्से तो बहुत ज्यादा हैं लाइफ में। अच्छा। लेकिन ये किस्सा अभी का है, अभी का किस्सा जो मेरे को हमेशा जीवन में रहेगा। अच्छा। कि पूरी नौकरी कर दी थी हमने, अच्छा। 28 साल हो गया था। अब ये था कि 2 साल पेंशन जाने के डर। अच्छा। तो मेरी पोस्टिंग थी। अब वो ये बात क्या हुई कि वहां से हमारी पोस्टिंग कहाँ गई, दादा का गई। अच्छा। ले गलवान से 120 किलोमीटर आगे एक जगह पर थी दीप सांगला प्लेन। अच्छा। आपने कल परसों समाचार में सुना होगा, ये जो सितंबर अक्टूबर में वहां पे दीप सांगला और डैम चौक का डिसएंगेजमेंट हुआ था, जो फौज आमने सामने खड़ी। अच्छा। उस डेलीगेशन में अकेले में जेशो अपने ऑफिशियल इंडियन आर्मी के ऑफिसर के साथ जेशो में डेलीगेशन में शामिल रहा, चाइना के साथ। तो जिस दिन वो डेलीगेशन हमने खत्म किया, मतलब समझौता हुआ, डेलीगेशन खत्म हुआ, ज्वाइंट पेट्रोलिंग हुई। ज्वाइंट पेट्रोलिंग करने के अगले दिन मेरी विदाई थी वहां से, कहाँ, नीचे के लिए 16,500 फीट पे थे। अच्छा। उससे पहले हम 18,500-19,000 फीट पे ऊपर रहे। तो वो किस्सा ऐसा है वहां पे कि जो पूरे जीवन में मैंने कभी सोचा था, क्योंकि ऐसे अनुभव करने का मौका नहीं मिला था कि मैं जैसे शेषन ग्लेशियर हो गया, क्योंकि उसके जस्ट हमारे बगल में शेषन ग्लेशियर है, हम रेमो ग्लेशियर में थे, रेमो ग्लेशियर के पास हम थे। तो जो ऑक्सीजन का पूरे, अगर जो सर्वे बताती है कि इंडियन बॉर्डर टेरिटरी में सबसे कम ऑक्सीजन के इलाका जहाँ पर हम थे वो था। तो भाई साहब आपको विश्वास नहीं होगा कि उस इलाके से हर महीने कहीं ना हमको एक सैनिक को खोना पड़ता है। अच्छा। स्वास्थ्य के मामले में कि कहीं बेसिकली हार्ट अटैक और ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम होता है इसमें, और जो क्या होते हैं कि हाइल्टीट्यूड की जो बीमारियां होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। अच्छा। हाइपो हो गया, हैको, कुछ ना कुछ हो जाती है। हाँ, वहाँ पे थोड़े भी। तो एक रात क्या हुआ, ये होगी मेरे ख्याल से 2023 दिसंबर या जनवरी की बात है। हाँ। अब क्या होता है कि वहां आप देखेंगे कि जो लद्दाख का क्षेत्र और काराकोरम जो है, काराकोरम पास के बगल में था मैं, तो उसके बाद अक्षय चिन्ह लगता है, जो कि अभी इंडिया का हिस्सा नहीं है। मैं मतलब हम दिखाते हैं मुंडे को, लेकिन इंडिया का हिस्सा नहीं है। जो कहते हैं कि पता नहीं पहले किसने दिया, मैं वो नहीं पता, वो पॉलिटिकल बातें नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है। तो वो इलाका ऐसा है कि जहाँ पे वनस्पतियां नहीं है। अच्छा। कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो वनस्पतियां, इससे ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, बहुत कम होता है। अच्छा। बल्कि जो हमारे हिमालय रीजन की जितने भी एल्टीट्यूड है, वहां पे मैं रहा हूँ, सिक्किम में रहा हूँ, अरुणाचल में रहा हूँ, 15-16 हज़ार फीट पे वहां पे भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कश्मीर में रहा हूँ, नौगाम सेक्टर में रहा हूँ, ऊपर तंगधार में रहा हूँ, है कि नहीं। तो वहां पे ऑक्सीजन का प्रॉब्लम इतना यहाँ नहीं होता जितने कहाँ वहां होता। बल्कि जो सियाचिन ग्लेशियर प्रॉपर जगह है,
जहाँ 12 मास बर्फ रहती है वहाँ पे भी ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे सबसे क्या था, कम। अच्छा। अच्छा, उस दिन क्या हुआ कि जिस दिन मौसम खराब होता उस दिन मौसम पैक हो जाता, अब ऑक्सीजन बाहर से तो आ नहीं पाई। अच्छा। अब रात हम इतनी नहीं थी, टन थोड़ा, अब ये था फिजिकल मैं ठीक रखता हूँ अभी, काफी फिजिकल पहले अभी भी सही रखता हूँ। तो रात को एक लड़का है ऊपर से लाइन से दौड़, बोला साहब खड़ा उठो, क्या हो गया, बोले सर बैरिक लड़का घूम रहा। मैं गया ऊपर तो सारे कुछ सीनियर हवलदार लड़के बाहर क्या करें, बरामदे में चहलकदमी में करें, बाहर बर्फ तो काफी लगी हुई थी, बर्फ जम गई थी काफी। वो क्या हुआ, बोले साहब सांस लेने में दिक्कत हो रही, वैसे कम ऑक्सीजन, अब भाई यार कोई मरता। अब 2 दिन थोड़ा 2 दिन बीमार थे, मेरे बहुत मुश्किल है। मैंने फटाफट, अब कितने थे, 2-3 ऑक्सीजन सिलेंडर में हमारे रूम में रखे हुए थे, तो फटाफट लगा, एक दो एमआई रूम में भेजी, है कि नहीं। अब वहाँ देखो एमआई रूम और क्या लगा हुआ, और कंपनी के लड़के, दूसरी कंपनी के लड़के भी आ रहे। अब ये हो गया कि यार भाई भगवान बचा देना यार हमारे, लेकिन अच्छा। कैसे रात भर जगह रहे। तो इतना क्रिटिकल समय हो गया। क्रिटिकल समय होता है सर, क्या बात हो रहा है, अच्छा। मतलब ऐसे समय होता है। और मैंने अपने सामने मैंने अपने 2 जामुन को खोया है। एक मेरे साथ जिशु साहब थे, है कि नहीं, वो भी उसी ऑक्सीजन के कारण। हाँ ऑक्सीजन ही होती है सर। अब थोड़ा भी अगर शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप, वैसे इतनी ज्यादा सख्त मेडिकल होती है कि पूछो मत, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अगर बीच में कुछ, यार आप वहां पर आप इतनी विकट परिस्थिति में रह रहे हैं, अब बीच में खान पान या कभी वैसे तो गर्म पानी और स्पेशल क्लोथिंग, स्पेशल राशन इतना अच्छा और उम्दा क्वालिटी का है कि कोई पहले बोलता तो मैं तो भाई साहब उसको बोलूंगा तुम गलत बोलो, या तो आके गदौन में जाके देखो कितना उम्दा क्या राशन होती है, क्या तो उम्दा किस्म की क्या क्लोथिंग होती है, कपड़े गेयर होते हैं, बहुत अच्छी। अभी हमारी इंडियन आर्मी किसी से कम नहीं, बहुत अच्छी कमेंट हमारा। पर वो ऑक्सीजन तो नेचर, फिर भी जो प्रकृति का जो प्रभाव है, क्योंकि मैंने कहा 2 मोर्चों की लड़ाई हुई। एक मोर्चा कौन सा है सामने, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर कौन, चाइना बैठा हुआ है, शेषन सीधर कौन, पाकिस्तानी बैठा हुआ। अच्छा, अब दूसरी इससे बड़ी लड़ाई कौन सी है, मौसम की लड़ाई, प्रकृति की लड़ाई है। तो उस समय कभी आप भाई जिसका जहाँ पे लिखा होगा, हम तो ये में दाना पानी वाली बात करते हैं, बच गए थे हिफाजत करने के बाद भी ना, नहीं ये तो सारे हम तो उस समय तब रात को ठीक ठाक हो गया, और फिर लड़कों को क्या क्या मोटिवेट किया, लेकिन हौसला बढ़ाया, पानी पूनी रात को क्या करना पड़ता, सोते हर 1-2 घंटे में ड्यूटी लगी रहती है पानी पिलाने के लिए, पानी पिलाना पड़ता है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता नहीं होता है, H2O, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन इसलिए पानी वहां जबरदस्त पिलाया जाता है कि अगर पानी कम पे हो गए तो फिर क्या होगा, तो अच्छा तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन मिल ही जाएगा। हाँ मतलब ऑक्सीजन तो वो जो बच्चे जो ऑक्सीजन के कारण से दिक्कत में बच गए थे। हाँ वो सब खैर वो ठीक ठाक। ये घटना मतलब आप कभी बोल नहीं सकते। नहीं आप इस घटना को, मैं उस रात की घटना को नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उस दिन शाम को मेरे अपने ऑक्सीजन से बात हुई थी, दूसरे दिन मेरे पास क्या था, मैं वहाँ पे जीसो कैटर चला रहा था, तो मैंने कहा साहब कल मैं 5 किलोमीटर से इनको वॉकिंग कराता हूँ। बोला साहब कल नहीं जाना है ऑक्सीजन, बोला आज पता आप टेम्परेचर कितना है, -56 डिग्री। अच्छा। अब ऐसा भी स्टूडियो वाली बात है कि नहीं। लोगों ने मेरे को फोन किया, फोन मिलता नहीं था, लेकिन कभी कभी हम सरकारी हमारे वाईफाई होते थे, वो सैटेलाइट फोन लगा करते थे, तो बात की, बोल क्या हो रहा है, मैंने कहा पेशाब जम रहा है। -56 डिग्री केवल हम के सुनते हैं, कागजों में सुनते हैं, लेकिन ग्राउंड में जब देखने को मिला तो फिर वो मेरे पास सबसे जीवन का सबसे, और उसी के लिए मैं चाहता था कि एक सैनिक को कितना, इसमें एक दीप सांगबोट नाम की एक कहानी है, हाँ, दीप सांगबोट, हाँ। उस कहानी को पढ़ना आपने, वो पूरा जीवन उसमें मिलेगा। तो इसके अलावा साहित्यिक यात्रा में अपनी पत्नी को खुश करने के लिए आपका क्या किस्सा है? पत्नी को खुश करने के लिए ये है कि हाँ, पत्नी को खुश करने वाली बात अलग है। और मैंने एक व्युत्पत्ति और दी है, अच्छा। कि जिस दिन पति पत्नी प्रेमी बन जाए ना, हाँ। तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। क्या बात है। ठीक है, पति पत्नी का प्रेमी बनना है, ध्यान दें। वो प्रेमी कैसे हो, तो हम उसकी परिभाषा ढंग से सब लोग जानते हैं। हाँ। हर किसी ने क्या है, शादी से पहले या शादी अभी के कोई लोग हो तो भी होता है, प्रेम कहीं ना कहीं करता है, लेकिन पति पत्नी का प्रेमी बनना मेरे ख्याल से आज की डेट पे सबसे इम्पोर्टेंट है। इस जो पूरा ग्लोबल और जैसे आजकल माहौल चल रहा है, आजकल के माहौल विशेषकर, और मैं लोगों को साथ चैलेंज के साथ कहता तो हूँ, आज का बड़ा आप प्रेम में और मैं प्रेमी और प्रेमिका है। मैं सबको चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि हम पति पत्नी कम और हम प्रेमी ज्यादा हैं, इसलिए वो उसमें खुश करने वाली कोई बात नहीं होती। जो उसका है वो मेरा है, जो मेरा है वो उसका है। तो दर्शकों, आज हमने बातचीत की बलबीर सिंह राणा अडिग से, और आपने उनसे सुना अंतिम बात उन्होंने कही कि पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए रहते हैं और दोनों पहिए बराबर घिसते हैं, उसमें स्टेपनी नहीं रहती है। और उन्होंने ये भी इशारा किया कि स्टेपनी की कोई गुंजाइश नहीं, इसीलिए गुंजाइश नहीं कि पति पत्नी को राइट से पहले प्रेमी और प्रेमिका बनना पड़ेगा।
और इसीलिए उनका जो साहित्य है, साहित्य हमेशा दया और जो सेंटिमेंटल लोग रहते हैं वही साहित्यकार बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर सिंह राणा अडिग साहब, आपने हमें समय दिया है। ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपको दोबारा मिलवाएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।